देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत जो परीक्षा प्रणाली है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो क्या है, उसकी क्या कमियां हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं और इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो अगर यदि हम वर्तमान की परीक्षा प्रणाली की बात करें तो जो परीक्षा प्रणाली है वो 1835 में जो लॉर्ड मैकाले साहब थे, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उसके आधार पर आज भी परीक्षा प्रणाली चलती आ रही है। अब परीक्षाओं में निसंदेह जो है परीक्षाओं से बहुत लाभ है, जैसे जो है जो टीचर होता है वो अपनी जो है एफिशिएंसी जानना चाहता है कि मैंने कितना अच्छा पढ़ाया है। छात्र अपनी उपलब्धि को जानना चाहते हैं, माता पिता बच्चे की जो है जो डेवलपमेंट हो रही है, शैक्षिक प्रगति हो रही है, उसको जानना चाहते हैं। जो प्रशासक है या एडमिनिस्ट्रेटर है, वो जानना चाहता है कि हमारा विद्यालय कितने आगे बढ़ रहा है, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है एक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से ही जो है निकल के सामने आती हैं। अब अगर हम परीक्षा प्रणाली की जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है, अगर उसकी विशेषताओं की बात करें तो उसमें कई विशेषताएं हैं। जैसे कि परीक्षा जो है नॉर्मली जो है सेशन के एंड में जब सेशन समाप्त होने लगता है तो उस समय ली जाती हैं, उसका आयोजन उसी समय किया जाता है। फिर है परीक्षाओं की प्रकृति हमेशा वाह्य होती है। जो अध्यापक पढ़ाता है वो प्रत्यक्ष रूप से जो है परीक्षाओं में जो है बच्चों के मूल्यांकन में पार्टिसिपेट नहीं करता, भाग भाग नहीं लेता। नॉर्मली जो है परीक्षाएं वर्तमान समय की लिखित होती हैं, जिसमें विज्ञान और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं और कहीं-कहीं जो है कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं जो साइंस और जो है कुछ विषय जो हैं आर्ट्स के, और कहीं-कहीं जो है वाइवा भी होता है, मौखिक परीक्षाएं भी होती हैं। फिर है परीक्षाओं में प्रयुक्त प्रश्न पत्र परंपरागत प्रकृति के होते हैं, जिसमें निबंधात्मक प्रश्नों की अधिकता रहती है। तो नॉर्मली जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल जो है परीक्षाओं में नहीं दिए जाते हैं और सबसे जो है ऐसे टाइप के क्वेश्चन लिखवाए जाते हैं। परीक्षाएं जो होती हैं प्रमाण पत्र परीक्षाएं होती हैं कि एग्जाम आपने दिया, पास हुए या फेल हुए तो आपको जो है एक जो है डिग्री या मार्कशीट जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। ये तो कुछ दोष हैं या विशेषताएं हैं, नॉर्मली जो है हर परीक्षा में इसी प्रकार से चीजें होती हैं। अब जो ये प्रचलित परीक्षा प्रणाली है इसमें जो है क्या क्या कमियां हैं इसको देखें तो शिक्षा प्रक्रिया जो है पूरी जो है एग्जामिनेशन सेंटर्ड हो गई है कि बच्चा जो है साल भर नहीं पढ़ता है, जब 2 दिन एग्जाम को बचता है तो उस समय पढ़ाई करता है। फिर निबंधात्मक प्रश्नों की अधिकता की वजह से छात्रों को उत्तर देने तथा परीक्षकों को अंकन करने में अनावश्यक विवेकाधिकार मिल जाता है। तो दोनों छात्र कुछ भी लिख रहा है और एग्जामिनर जो है वो कुछ भी नंबर दे रहा है। ये बहुत गलत स्थिति है, क्योंकि जो है ऐसे टाइप के सवालों में छात्रों को लिखने की पूरी छूट रहती है। पूरा जो है मस्तिष्क वो अपने हिसाब से जो जो लिखना चाहे वो अपने मन मस्तिष्क से सोच के लिख देता है, उसी प्रकार से एग्जामिनर उसको नंबर दे देता है। तो ऐसी स्थिति में कोई जो है एग्जाम की रिलायबिलिटी नहीं रहती है। छात्रों को उत्तर देने तथा अध्यापकों को अंकन देने का जो है देने में अत्यधिक समय व्यय होता है। हाँ, 2 से 3 घंटे 4 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें 3-4 घंटे बालक व्यस्त रहता है, फिर एक कापी पर 10 मिनट 15 मिनट टीचर का जाता है चेक करने में, तो सबका जो है समय लॉस होता है। प्रश्न पत्रों में प्रश्नों के चयन के अधिक अवसर मिलते हैं। तो पता चला कि जो है 5 सवाल करने हैं तो 10 सवाल दे दिए जाते हैं कि ये नहीं, ये करिए, अथवा अथवा करके आर करके लिख दिया जाता है। ये प्रश्नों की संख्या कम होने से संपूर्ण पाठ्यक्रम का जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो प्रश्न जो है कभी कभी एक ही यूनिट से 4 सवाल आ जाते हैं, दूसरी यूनिट को टच ही नहीं किया जाता है। तो ये स्थिति में जो है पूरा रिप्रेजेंटेशन पेपर का पूरे जो है करिकुलम से सिलेबस से नहीं हो पाता। उत्तर पुस्तकों के अंकन में आत्मनिष्ठता की काफ़ी संभावना रहती है, तो सब्जेक्टिविटी रहती है मूल्यांकनकर्ता के पास कि वह कभी-कभी किसी बालक को जानता है तो उसको अधिक नंबर दे देता है, कभी कम नंबर दे देता है। तो ये स्थिति अ, बहुत ज़्यादा बनी रहती है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। अंकन में वैधता एवं विश्वसनीयता का अभाव होता है, जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होती है स्कोरिंग की, उसमें कोई जो है वैलिडिटी या रिलायबिलिटी नहीं होती। क्यों? अध्यापक अपने मन से नंबर देता है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर पाता है। तो ये स्थिति जो है बहुत विकट हो जाती है। फिर धोखाधड़ी, प्रश्नों का आउट होना, परीक्षकों तक पहुँच, तो ये सब चीज़ें जो है नॉर्मली जो है छात्र अपनाते हैं कि प्रश्न पत्र आउट करा लेते हैं, टीचर के पास पहुँच जाते हैं
कि नंबर बढ़ा दीजिए। ये स्थिति में जो है वर्तमान परीक्षा प्रणाली बहुत दोषपूर्ण सिद्ध हो रही है। अब देखें तो परीक्षा सुधार क्यों किया जाना चाहिए, उसके क्या उद्देश्य हैं, इसकी बात करें तो परीक्षा को छात्रों के उपलब्धि का मापन करने वाले विश्वसनीयता वैध साधन के रूप में स्थापित करना, कि जो मूल्यांकन हो रहा है स्टूडेंट का वो रिलायबल हो और वैलिड हो, इसकी बात करने के लिए जो है परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। फिर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के साधन के रूप में प्रतिष्ठित करना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें। अब क्लास में पता चला कि 100 बच्चे इनरोल्ड हैं तो 25 बच्चे आते हैं, 75 बच्चे नहीं आते। ये स्थिति में टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस सब तक जो है, जो कॉन्सेप्ट है, तथ्य हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं। फिर अध्यापक आत्मनिष्ठता को समाप्त करना, तो जो टीचर की सब्जेक्टिविटी है, टीचर ही सर्वे सर्वा है, ये बात जो है एग्जामिनेशन सिस्टम से समाप्त करने की बात है, कि जो है टीचर जो नंबर दे देता है वही नंबर जो है सर्वोपरि माना जाता है, उसको फिर कोई चैलेंज नहीं कर पाता। तो ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। फिर रटन स्मरण पर दिए जा रहे बल को समाप्त करना, जो रोट मेमोरी है, रोट मेमोराइजेशन, कि बच्चा जो है साल भर नहीं पढ़ता, 2 दिन पढ़ लेता है और जो है रट लेता है चीज़ों को, रट के जो है जाके एग्जाम में लिख के चला आता है और दूसरे दिन वो चीज़ें भूल भी जाती हैं उससे। तो ये रटन स्मरण जो है इसको समाप्त करने की बात है, कि इसको समाप्त किया जाए। फिर है चयनित अध्ययन एवं अध्यापन को समाप्त करना, तो जो सिलेक्टिव स्टडी होती है ये बहुत गलत चीज़ है, कि अंसाल ले लेते हैं और अंसाल से जो है 5 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, 7 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, चार पाँच फंस जाता है तो उसको जो है लिख डालते हैं। तो ये जो है सिलेक्टेड स्टडी नहीं होनी चाहिए। फिर है परीक्षा परिणामों की व्याख्या संभव बनाना, तो जो बच्चे को नंबर मिल रहा है वास्तव में क्या उसने सही पाया है या गलत पाया है, उसका जो डेवलपमेंट है वो सही दिशा में हो रहा है या नहीं, ये जो है वर्तमान परीक्षा प्रणाली से नहीं पता चल पाता। तो इसको भी सही करने की बात है। फिर परीक्षा परिणामों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करना, तो जो रिजल्ट मिले हैं बच्चों को उसका उपयोग आगे वो भविष्य में किस प्रकार से करें, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। नॉर्मली देखा जाता है कि ग्रेजुएशन या पीजी करने के बाद 10-10 साल तैयारी करते हैं तब जाके कहीं सिलेक्शन होता है। ऐसी स्थिति में उसकी जो है इफिशियंसी नहीं रहती है एग्ज़ाम की। तो इसको जो है सही बनाने की बात है। फिर परीक्षा संचालन में गति लाना, तो जो एग्ज़ाम चल रहे हैं इसको स्पीड अप करने की बात है, इसको तेज़ी करने की बात है, कि एग्ज़ाम जो है कई बार हों, जिससे जो है एक बार गलत हो जाए छात्रों से या एक बार बहुत अनफॉर्चुनेटली अच्छे नंबर आ जाएँ, तो क्या वो सही नंबर पा रहा है या नहीं, इसकी जाँच की जानी चाहिए। फिर शिक्षण सामग्री में आवश्यक सुधार करना, तो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो वास्तव में बच्चों के लिए सही है या नहीं, इसमें भी सुधार करने की बात करता है। तो ये परीक्षा सुधार के कुछ उद्देश्य हैं। अब देखें कि परीक्षा सुधार किन किन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए, जो डायमेंशंस ऑफ एग्जामिनेशन है, किन किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है परीक्षा में। तो पहली बात है लिखित परीक्षा में सुधार। जो परीक्षाएं चल रही हैं वो नॉर्मली रिटेन होती हैं ज़्यादातर, तो ऐसी स्थिति में उसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए, कि पहले तो प्रश्नों में सुधार किया जाए, दूसरे प्रश्न पत्रों में सुधार, फिर है तीसरा अंकन विधि में सुधार। तो जो प्रश्न हैं वो वास्तव में सही हैं या नहीं, इसको देखा जाए। फिर जो प्रश्न पत्र हैं उसमें ज़्यादा जो है सिलेक्शन के अवसर न दिए जाएं। तीसरा जो अंकन की विधि है, स्कोरिंग मेथड है, इसको सुधारा जाए। ये तो लिखित परीक्षा की बात हो गई। अब देखें तो मौखिक परीक्षा में कैसे सुधार किया जा सकता है, जो वाइवा वगैरह होते हैं, तो नॉर्मली जो 1-2 सवाल पूछ लिए जाते हैं, कहीं-कहीं तो वाइवा भी नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़रूरी ये है कि जो बालक है उसकी योग्यता को पहचाना जाए, और जो है उसकी मौखिक अभिव्यक्ति जो है, जो ओरली वो बोल रहा है, उसको सही ढंग से मेज़र किया जाए, उसका मापन किया जाए। फिर है उन योग्यताओं तथा विषय वस्तु के मापन के लिए मौखिक परीक्षाओं का एक व्यापक प्रोग्राम तैयार करना, कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है प्रोग्राम तैयार किया जाए, जिससे जो बालक बोल रहा है वाइवा में वो वास्तव में सही है या नहीं, इसको देखा जाए। फिर मौखिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करना, तो ऑब्जेक्टिविटी अगर सुनिश्चित हो जाए मौखिक परीक्षाओं की, ओरल एग्जाम की, वाइवा की, तो जो है चीज़ें सही हो जाएंगी। वस्तुनिष्ठता रहती ही नहीं है नॉर्मली जो है, जो ओरल एग्जाम होते हैं, वाइवा के एग्जाम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोगात्मक परीक्षा में सुधार।
कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें कैसे सुधार किया जाए। तो इसमें सबसे पहले जो है बच्चों से छोटे-छोटे प्रयोग करवाए जाएँ। उनको लैब में भेज के छोटे-छोटे उनके प्रयोग करवाए जाएँ। एक ही जो है टेस्ट उनके लिए काफ़ी नहीं, एक ही प्रयोग से सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। तो छोटे-छोटे प्रयोगों के माध्यम से जो है प्रयोगात्मक परीक्षा में सुधार किया जा सकता है। जो परीक्षा संचालन में कैसे सुधार किया जा सकता है, तो परीक्षा संचालन में जो भी लोग लगे हुए हैं, हाँ, कि पेपर बनाना है, पेपर बनाने के लिए एक पैनल तैयार किया जाए, जो अंकन विधि है, वो कैसे होगी, उसमें जो है, जो अंकन की मशीन, स्कोरिंग मशीन आती हैं, हाँ, उनका उपयोग किया जाएगा या नहीं, या जो लोग भ्रष्ट तरीके अपना लेते हैं, उसको जो है कैसे खत्म किया जाए, ये सब चीज़ें आती हैं। तो परीक्षा संचालन में जो भी चीज़ें लोग लगे हुए हैं, उनके लिए ये सुधार की बात है। फिर है परीक्षा उपकरणों, जो परीक्षा के उपकरण हैं उसमें उसमें सुधार किया जाए कि इसमें जो है वृद्धि और विकास के उन सभी पक्षों को जानना होगा जिसमें परंपरागत परीक्षा प्रणाली से मापन संभव होगा। तो बालक के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, उसको जो है मूल्यांकित करने के लिए ये ज़रूरी है कि डिफरेंट टाइप्स के जो है टेस्ट बनाए जाएँ। मान लीजिए आपका आईक्यू निकाल लिया जाए, आपका इंटरेस्ट निकाल लिया जाए, आपकी अभिक्षमता जो है निकाली जाए। इसके लिए अलग-अलग टेस्ट बनाए जाएँ, मनोवैज्ञानिक टेस्ट बनाए जाएँ, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिससे जो है बालक की वास्तविक स्थिति पता चल जाए। तो ये कुछ जो है डायमेंशन है, जिससे जो है एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को सुधारा जा सकता है। अब परीक्षा सुधार में कौन-कौन से ऐसे जो है हर्डल्स हैं, जो परीक्षा को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसमें 2 तरीके के जो है हर्डल्स आते हैं, बाधक तत्व आते हैं। एक होता है बाह्य तत्व जो होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, वो क्या-क्या होते हैं कि जो परीक्षा में वास्तव में नहीं लगे रहते, लेकिन परीक्षा को डिस्टर्ब करते हैं। तो बाह्य तत्वों में जो है कौन-कौन से आते हैं कि जैसे आप बात करें, तो सुधार के लिए आवश्यक धनराशि, उपयुक्त मूल्यांकन विधियों तथा अध्यापकों, परीक्षा नियंत्रकों की अपूर्ण शिक्षा, ये सब के सब जो है वाह्य तत्व होते हैं, जो परीक्षा में लगे नहीं रहते, लेकिन परीक्षा को डिस्टर्ब करते हैं। अब पैसा ही नहीं है पेपर छपवाने के लिए, हुँ, कॉपियों के जो है छपवाने के लिए कॉपियों के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। हाँ, और मान लीजिए ये सब चीज़ें हो भी गई, तो कौन-सी विधि से बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाएगा, ये भी स्पष्ट नहीं होता है। जो टीचर्स उसमें मूल्यांकन में लगे हुए, वो ट्रेंड नहीं है। ऐसी स्थिति में उनकी ट्रेनिंग हुई ही नहीं है, ऐसी स्थिति में जो है परीक्षाएँ जो है डिस्टर्ब होती हैं। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो एग्ज़ामिनेशन को डिस्टर्ब करते हैं। आंतरिक तत्व, ऐसे तत्व जो परीक्षाओं में लगे हुए हैं, हाँ? परीक्षा में जो है कहीं न कहीं जो है प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं, और वो कैसे जो है एग्ज़ाम को डिस्टर्ब करते हैं, इसमें देखिए तो इसमें क्या बात होती है, जो संस्थाएँ हैं, विभाग हैं, कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, छात्र हैं, हाँ? ये कैसे जो है डिस्टर्ब होते हैं। यदि सभी परीक्षाओं सुधार का विरोध, ये सब सभी जो है, अगर कोई एग्ज़ामिनेशन में सुधार की बात होती है तो सब लोग विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? अध्यापक क्यों करता है? क्योंकि अध्यापक ये चाहता है कि जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है ये बना रहे, हाँ? ज़्यादा उसको मेहनत ना करनी पड़े। हाँ, क्योंकि अगर जो है नए-नए जो है एग्ज़ामिनेशन सिस्टम डेवलप किए जाएँगे, तो उसी हिसाब से उसको मेहनत करके ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। छात्र क्यों करते हैं? कि जो परीक्षा प्रणाली बनी हुई है, इसमें जो है सिलेक्टिव स्टडी की बात होती है, रोट मेमोरी की बात होती है कि जो है सिलेक्टेड स्टडी कर लिया, 1 दिन पढ़ लिया, तो जो है फिर और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एग्ज़ामिनेशन सिस्टम सही होगा, उसमें सुधार किया जाएगा, तो साल भर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, नियमित रूप से आपको क्लास में आना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है डिस्टर्ब करती हैं कि जो है हम एग्ज़ामिनेशन जो पैटर्न चला आ रहा है उसी का प्रयोग करेंगे। बाकी और लोग जो जुड़े रहते हैं उसमें, वो परीक्षाओं में, अब केंद्र और राज्य सरकारें जो है इसलिए विरोध करती हैं कि उनको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, तो ये सब कुछ बिंदु हैं जो परीक्षा में डायरेक्टली जुड़े रहते हैं और परीक्षा को डिस्टर्ब करते हैं। अब देखें कि परीक्षा सुधार कैसे किया जा सकता है, यह मुख्य बिंदु है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परीक्षा में जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है, इसको सुधारने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। उसमें ऑलमोस्ट बहुत से सुधारों पर काम शुरू भी है और कई सुधार किए गए हैं। जैसे एक-एक करके देखें तो पहला बिंदु है, परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इन्हें मुक्त बनाया जाए, कि ओपन बना दिया जाए,
यह स्वीकार करना होगा कि छात्र की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन को दोबारा निरीक्षण करने तथा अन्य से तुलना करने का मूलभूत अधिकार है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कम नंबर मिला है, तो ऐसी स्थिति में आपकी कॉपी आपको दिखाई जाए और जो है मूल्यांकन के लिए किसी दूसरे एक्सपर्ट के पास वो कॉपी भेजने का अधिकार आपको मिलना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यहाँ तक कि जो है ये स्थिति बन जाती है कि अगर आपको अपनी कॉपी देखनी है, तो कॉपी तो बाहर से दिखा दी जाती है, लेकिन आपको बाई हैंड नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में जब तक आप कोर्ट नहीं जाते हैं, तब तक जो है कॉपी आपको नहीं दिखाई जाती। तो ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। एक ओपन सिस्टम होना चाहिए कि जब भी ज़रूरत हो, छात्र जो है अपनी कॉपी को देख ले। अगर उसको लगता है कि कम नंबर एग्जामिनर ने दिया है, तो दूसरे मूल्यांकनकर्ता से वो जो है अपनी कॉपी को चेक कराए और देखे कि वास्तव में उसको सही नंबर मिला है या नहीं। तो इसलिए जो है इसको एग्जामिनेशन सिस्टम को ओपन बनाने की बात की गई है। फिर है उत्तीर्ण या श्रेणियों के रूप में परीक्षा परिणाम घोषित करने को विभिन्न विषयों में ग्रेड देने की बात है कि जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड या फेल, जो 4 ही ग्रेड है, इसको कन्वर्ट करके अब ग्रेड बना दिया जाए। ओ ए बी सी डी जो भी ग्रेडिंग होती है, जैसे अभी आप लोग इंटर में पढ़े होंगे तो आप लोगों को ग्रेडिंग दी जाती है, सीबीएसई बोर्ड वगैरह में ग्रेडिंग रहती है। तो अब पास फेल या फर्स्ट सेकंड की बात न रहे, केवल और केवल ग्रेड दिए जाएं छात्रों को। फिर है छात्रों को अपनी परीक्षा परिणामों को उन्नत बनाने का अवसर मिलना चाहिए। तो आप इम्प्रूवमेंट का पेपर दें, हाँ, और बैक पेपर दें, जिससे आप अगर कम नंबर पाए हैं तो वो नंबर आप जो है अपने बढ़ाने के लिए जो है इन सब माध्यमों से सहयोग ले सकते हैं। फिर परीक्षा के विभिन्न भागों में आंशिक रूप से उत्तीर्ण करने का प्रावधान होना चाहिए। तो अब ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो आपके जो है पेपर है उसमें एक पेपर में फेल हो गए तो दूसरे में जो है पास होना चाहिए। फिर जो है आपको मौका मिलना चाहिए कि दूसरे पेपर में जो आप फेल हुए हैं, अलग से उसका पेपर दे के आप जो है एग्जामिनेशन सिस्टम में जो है एग्जामिनेशन में पास हो जाए। तो ये तो कुछ व्यवस्थाएं अब लागू कर दी गई हैं, क्योंकि 1986 की पॉलिसी में उस समय लागू नहीं था। तो अब ये सब चीज़ें बैक वगैरह का पेपर आप लोग दे लेते हैं। फिर ग्रेड ज्ञात करते समय विभिन्न अंकों के स्केलिंग किया जाए। तो स्केलिंग क्या होती है कि जो कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें जो है बच्चा बहुत अधिक नंबर प्राप्त करता है, कुछ में बहुत कम नंबर प्राप्त करता है। तो स्केलिंग के माध्यम से ये किया जाता है कि जिसमें कम नंबर है या जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर है, एक स्केल डेवलप करके सभी को एक समान नंबर पे लाने की बात करता है स्केलिंग। तो ये भी ध्यान रखा जाए कि जब बच्चे का रिजल्ट निकले तो स्केलिंग के माध्यम से ही निकले। फिर प्रश्न पत्र निर्माताओं के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए जाने चाहिए। तो जो प्रश्न पत्र निर्माता हैं या जो जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए। फिर है प्रश्न बैंक बनाने चाहिए कि एक ही जगह ढेर सारे प्रश्नों को रखा जाए और उससे उसके माध्यम से जो है उसमें से क्वेश्चन निकाल के बच्चों को दिए जाए। नहीं, एक ही दिन में होता ये है कि कभी-कभी पेपर वगैरह आउट हो जाता है, तो फिर जो है दौड़ने लगते हैं कि अरे प्रश्न पत्र ही नहीं है, और उनके पास जाइए, यहाँ बनवा लीजिए, वहाँ बनवा लीजिए। ऐसी स्थिति में आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए और एक ही जो है पेपर के 3-4 सेट बनाने चाहिए कि अलग-अलग प्रश्नों के। जब लगे कि कुछ ऐसी स्थिति बन रही है तो पेपर आप बदल दें। फिर उत्तर पुस्तिकाओं के अंकन में वस्तुनिष्ठता बनाए रखने के लिए विस्तृत योजना बनानी होगी। तो जो ऑब्जेक्टिविटी है आपके जो है एग्ज़ाम की, उसको जो है सही करना चाहिए कि सब्जेक्टिव न रहे, टीचर का ही विवेकाधिकार न रहे, जो मूल्यांकन करता है, उसी को अधिकार न रहे कि वो जो नंबर दे दे वही सर्वोपरि माना जाए। ऐसी स्थिति में जो नंबर वास्तव में बच्चे को मिलना चाहिए, ये वो देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में जो अंकन की प्रणाली है उसको ऑब्जेक्टिव बनाने की बात की गई। फिर नवीन परिवर्तन जैसे सपुस्तक परीक्षा, निबंधात्मक मूल्यांकन आदि प्रयोग करके जो है प्रारंभ करनी चाहिए। तो सब पुस्तक परीक्षा प्रणाली जो ओपन बुक एग्जाम होता है या निबंधात्मक मूल्यांकन, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो नई नई चीज़ें करनी चाहिए। फिर है संस्थागत मूल्यांकन तथा वह परीक्षा के लिए अलग अलग प्रमाण पत्र दिए जाएं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट होता है, नॉर्मली होता ये है कि बच्चा जिस संस्थान में पढ़ता है वहाँ पर उसको जो है प्रैक्टिकल वगैरह में बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं और थ्योरी में कम नंबर मिल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको 2 डिग्री दी जानी चाहिए कि ये आपके इंस्टीट्यूशन का है और ये जो है आपके यूनिवर्सिटी का है। तो वो उससे पता चलेगा कि वास्तव में कहाँ जो है बच्चा कमज़ोर है या कहाँ जो है ज़बरदस्ती उसको अधिक नंबर मिल गए हैं या कम नंबर मिल गए हैं। ये स्थिति जो है इससे क्लियर हो जाएगी।
फिर संस्थागत मूल्यांकन प्रमाण पत्र में उपलब्ध गैर विद्यालय पक्ष सम्मिलित किए जाने चाहिए। तो जो भी चीज़ें आप को करिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके लिए भी जो है प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पता चला कि आप जो है केवल पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी और काम करते हैं विद्यालय में, डिफरेंट टाइप्स की कल्चरल एक्टिविटी में भाग लेते हैं, स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, तो उसके लिए भी जो है आपको जो मार्कशीट मिलती है उसमें ये सब भी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। फिर पढ़ाने वाले अध्यापक के हिम के मूल्यांकन के स्थिति बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो जो टीचर पढ़ा रहा है, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि कौन बच्चा जो है पढ़ने में ठीक है, कौन जो है कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में जो है टीचर को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने बच्चों का मूल्यांकन सही ढंग से करे। फिर है मूल्यांकन का शिक्षण अधिगम से जुड़ना अधिक शिक्षा की कमियों को जानने में सहायक होगा। तो ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, ये आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़ा होना चाहिए। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो है साल में एक ही बार एग्जाम होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है चीज़ें पकड़ में नहीं आती। अब टीचर जो पढ़ा रहा है वो हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में बच्चों का बराबर एग्जाम लेता रहे, तो ऐसी स्थिति में जो है जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, वो दोबारा जो है रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से बच्चों को समझा पढ़ा सकता है। फिर ये सतत मूल्यांकन करना चाहिए कि लगातार जो है बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए, नहीं ये साल में एक ही बार नहीं, उसको बीच में हमेशा, हाँ, कि जब बच्चा जो है कॉलेज में एंटर करे तभी से उसका मूल्यांकन शुरू होना चाहिए कि उसका रहन-सहन कैसा है, वो कैसी बातचीत करता है, कैसे उठते-बैठता है, क्लास करता है या नहीं करता है, क्लास में जो है क्वेश्चन पूछता है या नहीं, इन सब पे नंबर मिलना चाहिए जिससे ऑल राउंड डेवलपमेंट बालक का हो। फिर अध्यापकों के प्रशिक्षण एवं अभिन्यास कार्यक्रम, ट्रेनिंग और जो है रिफ्रेशर कोर्स वगैरह, ओरिएंटेशन कोर्स वगैरह टीचर्स के लिए बार-बार जो है होने चाहिए, जिससे वो मूल्यांकन की प्रविधियों में योग्य बने और सही मूल्यांकन करें। तो ये कुछ बिंदु हैं जिससे जो है परीक्षा सुधार किया जा सकता है। ये 1986 की पॉलिसी में ये सब चीज़ें दी गई थी। तो ये जो है आपका परीक्षा सुधार है। थैंक यू।